सो हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के ब्रांड एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट पार्ट का नाम है हीज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर का नाम है लियाम ओ फ्लेहर्टी। ये स्टोरी एक यंग सीगुल की एंड उनके पेरेंट्स एंड उनकी फैमिली कैसे उसको उड़ना सिखाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो ये यंग सीगुल होता है ना, ये अपनी लेज के ऊपर अकेला रहता है क्योंकि इसके भाई बहन वो एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके थे एंड वो सब उड़ रहे थे। वो बेचारा उड़ना तो चाहता था, लेकिन जब भी वो आगे बढ़ता अपने पंखों को फैलाने के लिए, तभी वो डर जाता था। डरता क्यों था? फैली हुई इतने विशाल समुद्र को देखकर वो डर जाता था। जब भी वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो नीचे देखता कि कितना गहरा है वो समुद्र एंड अगर उड़ जाए तो फिर वो गिर जाएगा, ऐसा उसको लगता था। और उसको लगता था कि उसके छोटे से पंख उसका हेल्प नहीं कर सकते उड़ने के लिए, तभी वो वापस अपने छोटे से होल में चला जाता था जहाँ पर वो रहता था रात के समय और दिन के समय। उसके भाई और बहन, उनके पंख बहुत ही छोटे थे, उससे तो छोटे थे, लेकिन फिर भी उनके पास हिम्मत, करेज थी, जिसकी वजह से वो उड़ गए। बट इसके पंख बड़े थे, लेकिन तो भी इसके पास हिम्मत नहीं था ना, इसलिए ये उड़ नहीं सका था उस टाइम तक। फिर कुछ देर बाद में उसके पेरेंट्स आए, उसको बहुत बुरा भला कहा एंड कहा कि अगर उड़ना नहीं सीखेगा तो फिर हम तेरे को भूखा छोड़ देंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा होगा ताकि वो उड़ सके। 24 घंटे यानी कि एक दिन तक वो वहाँ पर नहीं आए और उसके आसपास ही वो सब उड़ रहे थे ताकि वो उसे सिखा सके किस तरीके से उड़ा जाए, किस तरीके से ग्लाइड की जाए एंड उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे मछली को पकड़ा जाए। उसने अपने बड़े भाई को भी देखा कि किस तरीके से वो एक स्किन्ड फिश को पकड़ता है एंड उसको खा जाता है एक रॉक के ऊपर खड़े होकर। एंड इस समय में उसके जो पेरेंट्स थे वो सब उसके भाई के पास में घूम रहे थे सर्कल टाइप एंड उसको बहुत ही इज्जत दे रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया एज अ टॉन टू द यंग सीगुल। वो जिस लेज पे रहता था, जब सूरज एकदम ऊपर आ चुका था साउथ की तरफ, तो वहाँ पर बहुत इंटेंस हीटिंग पड़ रही थी एंड एक तो उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसको बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही थी। फिर उसने धीरे से एक प्लान बनाया, क्या कि वो धीरे धीरे आगे जाएगा, एक पैर आगे और एक पैर उसके पंखों के पीछे रहेगा एंड उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ऐसा बताया जैसे कि वो सो चुका है। लेकिन फिर भी उसके परिवार वालों ने उसको बिल्कुल नोटिस नहीं किया। उसके दो भाई और बहन पता नहीं क्या ही कुछ कर रहे थे, खेल कूद कर रहे थे एंड उसका जो फादर था वो भी कुछ उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ, उसके भाई बहन तो अपने सिर से सिर पड़वा रहे थे एंड उसके फादर अपनी वाइट बैग से फैदर को ठीक कर रहा था। बट उसकी मदर थी, उसने उस पर नोटिस किया था। उसकी मदर एक ऊंचे से प्लेट्यू पे गई, एक मछली को लिया एंड उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने लग गई एंड अपनी जो बीक थी उससे रॉक के ऊपर आवाज़ें कर रही थी। मछली को वो इस तरीके से तोड़ रही थी, खा रही थी, जो कुछ भी कर रही थी, उसके वजह से अपना यंग सिगुल था वो भूख के मारे पागल हो चुका था। ये सब देख के वो थोड़ा सा रोने लग गया एंड उसकी मदर ने भी उस पर थोड़ा बहुत चिल्लाया। उनकी साउंड्स यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिख दी किस तरीके से वो चिल्ला रहे थे। फिर कुछ देर बाद में उसकी मम्मी ने उस फिश के टुकड़े को थोड़ा सा लिया एंड फेंका। फिर उसकी मम्मी ने क्या किया, जो मछली के टुकड़े थे उसको अपने चोंच से अपने बीक में लिया एंड वो उड़ने लग गई ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सीगुल। एंड इसको देखकर सीगुल भूख के मारे बहुत ही पागल हो चुका था, तो फिर वो खाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। फिर वो खाने के पीछे उड़ने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा डर था। जब उसने उड़ने की कोशिश की, कुछ समय तक तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। फिर कुछ समय बाद में जब उसको कुछ सुनाई नहीं रहा था, लेकिन उसके जो विंग्स थे वो थोड़े से खुल गए बाहर की तरफ। फिर उसके बाद में उसको क्या महसूस हुआ कि हवा आ रही एंड उसके विंग्स उस हवा को काट के आगे बढ़ रहे। उसको फिर उसका डर मिट चुका था एंड उसको थोड़ा सा उसका सिर घूमने लगा। दैट मीन्स उसका थोड़ा बहुत बैलेंस ना नहीं रह रहा था, अनबैलेंस्ड हो गया था वो। बट फिर भी उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया एंड उसकी मदर कोई साउंड निकाल रही है, वो कोई साउंड निकाल रहा है, ऐसा चल रहा था। ये सब सिचुएशन उसके फादर भी चिल्लाने लग गए, कोई ना कोई आवाज़ कर रहे थे एंड उसके जो भाई बहन थे वो भी कर रहे थे बैंकिंग एंड कर्वेटिंग। एंड बैंकिंग का यहाँ पर मतलब है एक पंख को ऊपर रखना एंड दूसरे पंख को नीचे रखना, एंड कर्वेटिंग का मतलब एक घोड़े की तरह उड़ना या फिर ऐसा कुछ कर रहे थे वो लोग। जब उसके भाई बहन फैमिली वाले सब उसको कायर कायर कह रहे थे, तो उसने कहा कि चलो अब तो उड़ जाते हैं समुद्र के पार। तो जब वो स्क्रीन ओशियन सॉरी सी के पास में गया, तब उसका थोड़ा सा बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा था, तो उसने क्या किया, एक पैर उसने नीचे रखा, तभी वो पैर उसका डूबने लग चुका था। वो डर चुका था और कमज़ोर भी था। उसने चिल्लाने की कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। बट अचानक से उसने देखा कि वो डूब नहीं रहा, बल्कि वो तो तैर रहा, ही वॉज फ्लोटिंग। दैट मीन्स उसने उड़ना सीख लिया। उसके परिवार वाले सब उसकी तारीफ कर रहे थे एंड कहा कि बहुत अच्छे, एंड इट इज़ हाउ ही डिड हिज फर्स्ट फ्लाइट। लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर थी हीज फर्स्ट फ्लाइट। वेल, चलो थोड़े बहुत आप यहाँ पर देख लो वर्ड मीनिंग्स एंड अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं। एक और पार्ट करना है तो फिर थोड़े से ही क्वेश्चन मैं ले सकूंगा। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि क्या सारे बर्ड्स ये ना डरते अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने को, या फिर कुछ ही ऐसे होते हैं जो शर्म के मारे उड़ नहीं पाते, एंड क्या इंसानों में भी ऐसा होता है क्या?
तो जी हाँ, बहुत सारे ऐसे पंछी और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डरते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं होता है उड़ने का या फिर अपने पहले स्टेप्स लेने का। बट धीरे-धीरे वो सीख जाते हैं अगर उनको सिखाया जाए अच्छी तरीके से। जैसे कि यहाँ पर उसकी मदर ने उसके लिए वहाँ पर वो खाना लिया उसके मुँह में एंड उसको ऐसी मोटिवेशन मिली कि मुझे अब उड़ना होगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे कि आखिर यंग सिगुल को ऐसा क्या हुआ कि वो उड़ने के लिए आगे आया? क्योंकि वो भूख से बहुत पागल हो चुका था। उसने 1 दिन से या फिर उससे ज़्यादा खाना नहीं खाया था। तो उसे लगा कि अब मुझे उड़ना ही होगा, तो वो उड़ गया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके फैमिली वाले, उसके फादर मदर ये सब उसको ना कायर क्यों कह रहे थे एंड उसको उड़ने के लिए इतना मजबूर क्यों कर रहे थे। आखिर वो पेरेंट्स है, वो ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ सकते, उनको भी सोचना होता है उनके फ्यूचर के बारे में कि ये क्या करेगा। उन्हें डर था अगर ये उड़ नहीं सका तो फिर ये खाना भी नहीं पकड़ पाएगा एंड बाद में इसके साथ कुछ बुरा हो गया तो इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया था कि क्या पता गुस्से के मारे ही सही बट उड़ना तो सीख जाए ये जो लास्ट दो क्वेश्चंस है ये आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड ऐसे इंपॉर्टेंट मेरे को लग नहीं रहा है। ऐसा शायद ही पूछेंगे। चलो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ब्लैक एरोप्लेन। एंड इस चैप्टर के ऑथर का नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इसमें जो हमारा पायलट है उसके एरोप्लेन का नाम है डकोटा 088 एंड ये जा रहा था पेरिस से इंग्लैंड यानी कि फ्रांस से इंग्लैंड ये जा रहा था। तब ये जब जा रहा था तब आसमान एकदम साफ था, तारे चमक रहे थे, मून भी था एंड कोई भी क्लाउड आसपास नहीं था। एंड अगर पूछ ले कि मून की डायरेक्शन क्या है तो वो है ईस्ट। मून वॉज इन द ईस्ट। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। अपना जो पायलट है वो सोच रहा कि मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा एंड इंग्लैंड का ग्रेट ब्रेकफास्ट ले लूंगा अपनी फैमिली के साथ में, उनके साथ रहूंगा। कुछ समय वो आगे पहुंचा तो उसने नीचे देखा कि एक बड़ा सा शहर है, वहाँ पर लाइट चमक रही। तो उसने सोचा क्यों ना पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल किया जाए अपने रेडियो की हेल्प से। उसने कॉल किया कुछ पूछने के लिए। उसने पेरिस कंट्रोल को फ़ोन किया एंड उन्होंने फ़ोन तो किया, रेडियो की मदद से बातचीत की एंड उसको बोला कि आपको 12 डिग्री वेस्ट में टर्न करना होगा अब। जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे पहुंच चुका था तब उसे क्लाउड्स दिखने को मिले एंड वो क्लाउड्स भी बहुत बड़े थे एकदम माउंटेन की तरह। एंड ऐसा वैसा माउंटेन नहीं, ब्लैक माउंटेन। उसे पता था कि क्लाउड्स बहुत बड़े हैं एंड इसके पास फ्यूल भी बहुत कम है कि ये ऊपर से या फिर नीचे से चला जाए। तो उसने सोचा क्यों ना पेरिस वापस चलते हैं। लेकिन उस बिग ब्रेकफास्ट के लिए उसने कहा कि कोई नहीं, हम तो जाएंगे। जब अपना पायलट उस स्टॉर्म के अंदर चलने की कोशिश की तो उसने देखा कि आसपास सब कुछ ब्लैक हो चुका था, सब कुछ काला था, कुछ नहीं दिख रहा था एंड उसका जो एरोप्लेन था वो एकदम ट्विस्ट कर चुका था एयर में। एंड जब उसने देखा कि उसके जो कंपास है वो भी काम नहीं कर रहा, सब कुछ घूम, उसकी नीडल्स घूम रही है एंड वो एट द एंड वो काम करना बंद हो चुका था। साथ ही उसका रेडियो एंड बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद हो चुके थे। उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब हो चुके थे इसलिए वो पेरिस कंट्रोल को भी बात नहीं कर पाया। वो बहुत डर चुका था। तब भी उसने देखा कि पास से एक ब्लैक एरोप्लेन आया एंड वहाँ पर एक पायलट भी था। उसे देखकर उसको चैन की सांस मिली एंड उस ब्लैक एरोप्लेन की जो पायलट था उसने कहा कि मेरे साथ आ जाओ, तुम मुझे फॉलो करो। वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो उसके नॉर्थ में चला गया था कि वो ईज़िली अपना डकोटा का जो पायलट था वो उसे फॉलो कर सके, उसके पाथ को फॉलो कर सके। आधे घंटे तक उसके पाथ को पीछे फॉलो करते करते उसने देखा कि अब उसके पास बहुत ही कम फ्यूल बच गया जो कि बस 5 से 10 मिनट और चल सकेगा। जहाँ कहीं भी वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट जा रहा था उसको फॉलो करते करते एकदम अच्छे बच्चे की तरह वो उसको फॉलो कर रहा था एंड एट द एंड वो बाहर निकल गए उस ब्लैक क्लाउड से। फिर कुछ देर बाद में वो देखता है 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट एंड वो और कुछ नहीं थी, वो तो थी रनवे या फिर बोले तो एयरपोर्ट। तभी उसने वहाँ पर अपने फ़्लाइट को लैंड करवा दिया एंड वो बाहर निकल गया। सेफली लैंडिंग करने के बाद में जब उसने अपने फ्रेंड के लिए ढूंढा जिसने उसकी हेल्प की तो उसने देखा कि आसमान एकदम साफ था, कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। जब वो कंट्रोल टावर में गया पूछने के लिए कि कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट, तो वो उस वहाँ पर एक वुमेन थी। उसने कहा कि आप मजाक कर रहे हो क्या? वो हंसने लगे। उसने कहा कि इस पूरे तूफान के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था जो कि इस रडार में मेरे को दिखा था और कोई भी एरोप्लेन नहीं था। ये सब सुन के डकोटा 088 का जो पायलट था वो बेचारा कंफ्यूजन में रह गया कि आखिर ये कौन था जिसने मेरी हेल्प की। क्या ये भगवान थे या फिर क्या? आपको क्या लगता है कि किसने इसकी हेल्प की होगी? चलो जो भी, तुम कमेंट में बता देना तुम्हारी राय। इस चैप्टर में कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं है बट क्वेश्चन आंसर्स तो है जो हमें करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, जब अपना पायलट कहता है कि मुझे रिस्क लेना होगा तो फिर वो कौन से रिस्क की बात करता है एंड वो ये रिस्क क्यों लेता है? तो फिर वो रिस्क क्या था कि उसके पास में बहुत कम फ्यूल बचा था एंड उसे पता था उस बड़े से ब्लैक क्लाउड के ना तो वो ऊपर जा सकता है ना ही नीचे से जा सकता है। तो उसने सोचा क्यों ना पेरिस चल जाए। बट वो उस ग्रैंड इंग्लैंड के ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पर कहा कि मैं रिस्क लूँगा एंड मैं जाऊँगा आगे। अब हमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में एक शॉर्ट नोट लिखना है कि कैसे क्या कुछ एक्सपीरियंस उसने किया था जब उस ब्लैक क्लाउड के अंदर गया। तो फिर हम लिखेंगे जब वो उसके अंदर गया था तब सब कुछ एकदम ब्लैक था, कुछ भी आसपास नहीं दिख रहा था एंड उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, रेडियो था एंड उसका जो कंपास था वो सब राउंड राउंड घूमने लगा एंड सब कुछ डेड हो चुका था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था।
एंड वो एकदम अकेला हो चुका था, तभी उसे ब्लैक पायलट मिला। ये सब कहानी आप लिख देना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें एक लाइन दे रखी है एंड हमें बोल रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन करो। तो ये कह रहा है कि जब वो उस डकोटा ओल्ड डकोटा से निकला तब वो दुखी नहीं था, दुखी क्यों होगा आखिर। आप ही सोचो भला, जब उस ब्लैक क्लाउड के अंदर था तो उसे लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका। क्यों? क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे थे। एंड फाइनली जब वो नीचे लैंड कर गया तो फिर उसके किस बात का गम होगा बाहर निकलने का। फोर्थ क्वेश्चन, कि जो वुमेन थी उसने स्ट्रेंजली क्यों देखा उस पायलट की तरफ। तो मेन मुद्दा यही ना कि वहाँ पर बहुत स्टॉर्म चल रहा था एंड कोई भी वहाँ पर उस टाइम नहीं था। एंड जब उसने पूछा कि क्या और कोई भी था क्या, तो उसने कहा कि नहीं, सिर्फ आप ही तो हो जो इस पूरे स्टॉर्म के वक्त चल रहे थे और कोई भी फ्लाइट यहाँ पर नहीं थी। एंड पायलट का जो क्वेश्चन था वो उस वुमेन को बहुत ही फ़नी लगा था कि कौन इस टाइम आखिर उड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन वही जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या लगता है आपको किसने उसको बचाया होगा। आप सब कमेंट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप भी करिए हम भी करेंगे एंड सब कुछ चलता रहेगा। सो इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा ज़रूर। आप ही के लिए तो ये खुला है ना। सो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते अगला एपिसोड में। जय हिंद।